Hello students, welcome back to a new biology lecture of 11th science of the lesson human nutrition. So in the last lecture we finished with the digestion in stomach. So today a big topic, the digestion in small intestine. Now let's see what happens. Now we have seen till now the digestion up to the level of stomach. So what are the further advancements? Now let's see this. Now this is the esophagus, this is the duodenum, and this is the lower half of the stomach. Now there are many events which are taking place over here now. Now as soon as this chime is ready, सबको पता है उसको चाइम क्या है, तो जो खाना स्टमक में आया था उसको डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करके चर्न करके उसके ऊपर एक्शन होके अब 1.5-2 घंटा हो चुका है. नाउ दिस इज एन एसिडिक मिक्सचर ऑफ फूड प्लस द गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है. नाउ जैसे ही उसका काम हो जाता है, नाउ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मैंने बताया था ऐसा स्प्रे जैसा खुलता है. सो विद द squeezing movement of stomach, this will open a bit like this. It will open a bit so that the food is sprayed into the duodenum. ठीक है. अब जैसे ही पहला निवाला आके duodenum wall को टच करता है खाने का, obviously it is acidic, so it is एक ये भी है कि internally it is lined by mucus, क्योंकि हमने पढ़ा है small intestines में ब्रूनर्स ग्लैंड है. लाइन से जाएंगे. ब्रूनर ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के क्रॉस सेक्शन में देखो हमने दिया था, इनका काम क्या है, इज टू रिलीज म्यूकस. सो ये इंटरनली कोट कर देंगे म्यूकस को, क्योंकि अब ये आने वाला जो खाना है वो एसिडिक है. अब एक दिक्कत है, अब देखो क्या क्या चीजें करनी है. प्रॉब्लम ये है कि इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम होता है, आने वाला खाना जो है वो एसिडिक है. अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है ठीक से देखो. यहां से ये जो कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, क्योंकि इसमें पैनक्रियास का ये डक्ट और लिवर से आने वाला बाइल का ये डक्ट, ये जंक्शन है एम्प्यूला ऑफ वेटर और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ठीक है. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब प्रॉब्लम ये है, जैसे ही खाने का निवाला पहले इंटेस्टाइन को टच करता है वो अपना एंडोक्राइन फंक्शन स्टार्ट कर, मतलब इंटेस्टाइन को जैसे खाना छूता है इट विल स्टार्ट टू रिलीज सर्टेन चीजें. वो क्या क्या है ठीक से देखो. जैसे ही खाने का पहला निवाला यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये रिलीज करेगा क्या क्या चीजें. एक अब ये सब एक साथ रिलीज होती है, बट मैं एक एक बता रहा हूं. सो वो रिलीज करेगा पहले गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड. गैस्ट्रिक वर्ड है, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GIP भी बोलते हैं. ये हार्मोन है, ये एक हार्मोन है, या हम इसको एक और नाम देते हैं जिसे हम नाम देते हैं एंटेरोगैस्ट्रॉन. तो ये एक हार्मोन वो रिलीज करता है. ठीक है. एक एक सबका फंक्शन हमको देखना है. जैसे ही गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा ये ब्लड से होता हुआ स्टमक के पास ही जाएगा. ठीक है. तो जो GIP है, अब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं क्योंकि वहां पे मैंने फुल नेम लिखा हुआ है. GIP का काम क्या करेगा, इट विल इनहिबिट, नाम में मीनिंग है, इट विल इनहिबिट सिक्रीशन, इट विल इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम स्टमक. मतलब इतने देर से जो स्टमक गैस्ट्रिक जूस, मतलब जिसमें HCl है, पेप्सिनोजेन है, म्यूकस है, ये बना के अंदर खाना जब बन रहा था तो ये बना ही रहा है. अब वो जाके उसको स्टॉप करेगा, मतलब ये गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, ये जिसे हम एंटेरोगैस्ट्रॉन बोलते हैं, ये स्टमक में एसिड प्रोडक्शन या गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन रोक देगा. क्योंकि अब खाने का डाइजेशन भी हो गया ना, अभी और क्यों चाहिए. तो फिर वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बंद करने के लिए ये पहला हार्मोन वो रिलीज करेगा. साथ ही साथ तुरंत कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हम इसको CCK बोलते हैं. ठीक है. कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है, CCK, ये
जाएगा पैनक्रियास के पास भी और लिवर के पास भी, ठीक है। ये स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को, ये स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को टू रिलीज बाइल। तो जो बाइल पिगमेंट है, जो लिवर ने बाइल जूस बनाया है, वो रिलीज होगा। उसका फायदा क्या है? वो जो रिलीज हुआ है, वो बाइल जब आएगा वो खाने के साथ तुरंत मिक्स कर दिया जाएगा, बिकॉज बाइल में अल्कलाइन कंपोनेंट भी है। तो ये स्टमक की जो एसिडिक है, मतलब जो खाना भी, ये जो चाइम है, ये जो एसिडिक हो गया है, ये उसको नलिफाई करेगा, ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर वैसा ही खाना आगे गया तो अंदर के सभी सेल्स जल जाएंगे बिकॉज ऑफ द एसिडिक पीएच। और अंदर मतलब इंटेस्टाइन्स में अल्कलाइन पीएच होता है। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड्स को नलिफाई करने के लिए बाइल पिगमेंट रिलीज होता है, एंड इट विल आल्सो स्टिमुलेट पैनक्रियास टू रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके अंदर सारे एंजाइम्स हो गए, तो फिलहाल वो हम आगे देखेंगे कि ये पैनक्रियाटिक जूस के कौन से एंजाइम्स है, ठीक है। फिलहाल ये रहने दो। नेक्स्ट जो रिलीज होता है वो है सिक्रिटीन। ये भी पैनक्रियास को ही स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट पैनक्रियास बेसिकली टू रिलीज बाइकार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस एंड इसके साथ Na आयंस, ठीक है, एंड पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। अब ये तुम देख सकते हो, दीज आर बेसिक रेडिकल्स, तो तुम समझ सकते हो इसका काम क्या है? आने वाले फूड को न्यूट्रलाइज करना। सो सिक्रिटीन पैनक्रियास से ये रिलीज करवाएगा पैनक्रियाटिक जूस व्हिच विल बी रिच इन दिस कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, जो आने वाले खाने को नलिफ, क्योंकि रीजन मैंने बोला आगे वाला पैसेज पूरा अल्कलाइन है, सो कोई न्यूट्रलाइजिंग एजेंट चाहिए। सो तुम देख रहे हो बाइल का एक काम है कि एसिडिक पीएच को नलिफाई करना, इसको भी काम है नलिफाई करना। सो एक जो नेक्स्ट हमने यहां देखना चाहिए वो है सिक्रिटिन, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रिटिन। अब इसमें अगर हम जोड़े, अब ये बुक्स में नहीं है बट मैं बता देता हूं फटाफट। एक है पैनक्रियोजाइमिन, एक है विलेकाइनिन। ये दो हार्मोन्स का जिक्र टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जब तुम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन लेसन पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में तो इनका जिक्र आएगा। अब नाम से मीनिंग है पैनक्रियोजाइमिन, ये भी पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द एंजाइम्स। विलेकाइनिन, हमने विलस कहाँ पढ़ा है? हमको पता है ना, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को विलस कहते हैं। तो ये विलस को जाके स्टिमुलेट, नाम में मीनिंग है ना, विलेकाइनिन विलस को स्टिमुलेट करेगा फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जैसे खाना मतलब पूरे इंटेस्टाइन को ये एक्टिवेट कर देगा फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ताकि जैसे खाना पचेगा ये विलस खाना एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। एक लास्ट चीज जो रह गई है वो है एक एंजाइम जो ये बनाता है, वो है एंटेरोकाइनेज। याद रखो इन सब हार्मोन्स के बीच में ये इकलौता एंजाइम है, ठीक है। बाकी सारे हार्मोन्स है, मतलब ये जो 25 सेंटीमीटर का डिओडिनम है ये एक्चुअली एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम कर रहा है, बिकॉज ये हार्मोन्स भी रिलीज करवा रहा है। तो सबको समझा है कि इन सभी का फंक्शन क्या है? तो मैं नेक्स्ट भी लिख रहा हूं, दैट इज पैनक्रियोजाइमिन। सो दिस विल आल्सो स्टिमुलेट पैनक्रियास फॉर द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। क्योंकि याद रखो मैक्सिमम एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियास ही बनाते हैं। और मैंने बताया था विलेकाइनिन के दो काम है, इट विल स्टिमुलेट, सबको याद होगा हमने पढ़ा था क्रिप्स ऑफ लिबरकून, जो कि इंटेस्टाइन के क्रॉस सेक्शन में हमने देखे थे ग्लैंड्स है। इट विल स्टिमुलेट स्मॉल, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में हम ऐसा लिखते हैं, इट विल स्टिमुलेट इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कौन है? क्रिप्स ऑफ लिबरकून एंड ब्रूनस ग्लैंड। तो ब्रूनस तो म्यूकस कर ही रहा है, ये भी करेगा टू रिलीज सकस एंटेरिकस। और ये मैंने बताया था व्हाट इज सकस एंटेरिकस, ये इंटेस्टिनल जूस का ही नाम है, ठीक है।
सकस एंटेरिकस रिलीज करेगा एंड स्टिमुलेट विलस फॉर एब्जॉर्प्शन. It will stimulate the villus part of intestines for absorption of nutrients. So ये सारे काम सिर्फ ये हार्मोन रिलीज से हो रहे हैं ऑफ डिओडिनम. तो जैसे खाने का पहला निवाला टच होता है, ये हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे. ये एंजाइम का काम हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से रिएक्शंस होने वाले हैं. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में रादर डिओडिनम में क्या क्या हुआ इवेंट समझा. तो जैसे खाना स्टमक में बनकर रेडी है तो 1.5-2 घंटा स्टमक में ही खाना रुकता है. उसके बाद अब इसको आगे डालना पड़ेगा, तो इसको एम्प्टी होने में और 1.5-2 घंटा, मतलब रफली हम बोलते हैं स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे रहता है. तो वो कैसे रहता है, ऐसे रहता है. तो 1.5-2 घंटे ही रहेगा, मतलब मिक्सिंग जर्नी. देन उसको रिलीज होगा तो स्लोली स्लोली स्टमक एम्प्टी होता है और इसको आगे और 1.5-2 घंटा लग सकता है. तो टोटल 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं. जिनका डाइजेशन स्लो है 5 घंटे लग जाएंगे स्टमक को खाली होने में. इसलिए फिर 4-5 घंटे बाद हमें भूख लगती है नॉर्मली. सो वो इस रीजन से है, स्टमक जैसे खाली होता है भूख लगती है. सो ये है. सो जैसे ही खाने का पहला निवाला टच करेगा, ये सीरीज ऑफ हार्मोन्स और एक एंजाइम मतलब ये जो 25 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है वहां से रिलीज किया जाएगा. गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, इसी को एंटेरोगैस्ट्रॉन बोलते हैं. ये स्टमक के गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बंद कर देगा क्योंकि अब जरूरत नहीं है, स्टमक का डाइजेशन पूरा हो चुका है. देन कोलेसिस्टोकाइनिन जाके गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस मतलब पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. सिक्रेटिन भी पैनक्रियास पे काम करता है टू रिलीज दी कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट जो एक्चुअली स्टमक से आने वाले चाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है. पैनक्रियोजाइमिन ये भी पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा. विलेकाइनिन ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा एंड विलस को एक्टिवेट करेगा फॉर एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स. एंड ये एक एंजाइम है जिसका काम हम अभी देखने वाले हैं. सबको समझा है क्या इवेंट हुआ है इन दी डिओडिनम. तो उस 25 सेंटीमीटर में इतना सब कुछ हो गया. तो यहाँ से पैनक्रियाज अपना जूस भेज रहा है, यहाँ से बाइल अपना जूस. तो जैसे से खाना आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस मिक्स होगा, बाइल मिक्स होगा. तो हर निवाले के साथ ये मिक्स किया जाता है एंड आगे फिर इंटेस्टाइन में इनका सफर शुरू होता है. सो अब ये लोग आएंगे जेजुनम में क्योंकि डिओडिनम का काम हो चुका है. उधर ये सारे हार्मोनल एक्शंस हो चुके हैं एंड उसके कारण जो असेसरी ग्लैंड्स है लिवर और पैनक्रियास ये अपने सिक्रीशंस कहां तक पहुंचाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने वाले हैं. तो अभी ये वाला जो है, अब देखो बुक में सभी रिएक्शंस एक साथ मिक्स करके दिए हैं. मैं तुम्हें सिलेक्टिवली वाइज बता रहा हूं कि फैट्स पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या हो रहा है, ये सब हम देखेंगे ना. अगर हम देखें हम पहले देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या क्या प्रक्रिया हो रही है वो देखते हैं ना. थोड़ा रिकैप में जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स की शुरुआत देखा जाए तो माउथ से स्टार्ट हो गई थी, हमने पढ़ा था. स्टार्च जो है 65% डाइजेस्ट होके वो माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है, बट अभी भी 35% स्टार्च वैसे का वैसा अनडाइजेस्टेड पड़ा है. माल्टोज एंड दूसरे शुगर्स भी हम लेते हैं, सुक्रोज. सपोज जो हम चाय पीते हैं तो उसमें सुक्रोज होती है, माउथ में उसका कुछ नहीं होता, स्टमक में उसका कुछ नहीं होता, अब यहाँ पे होगा. सो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या होता है तो ठीक से देखो. मैं हर एक इसमें एक और चीज गौर से मेंशन कर रहा हूं, कौन सा एंजाइम किसने रिलीज किया है, मतलब ये भी हमें देखना है. सो स्टार्च जो है, जो भी अनडाइजेस्टेड स्टार्च है, इसके ऊपर काम करेंगे दो एंजाइम्स. एक इंटेस्टिनल, एक है इंटेस्टिनल अमाइलेज, मतलब सकस एंटेरिकस भी एक अमाइलेज एंजाइम रिलीज करता है एंड पैनक्रियास भी पैनक्रियाटिक अमाइलेज. सो लिवर पैनक्रियास के सिक्रीशन में से और इंटेस्टिनल सिक्रीशन में से, दोनों में से अमाइलेज निकलता है जो इसको वापस किस में कर देगा, मतलब जितना भी स्टार्च हमने खाया है अब पूरा किस में बदल चुका है, माल्टोज में. बस अब यहां से जो होगा माल्टोज जो शुगर है इसके ऊपर काम करेगा माल्टेज, ठीक है. एंड ऑब्वियसली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज जो विलस खींच लेंगे क्योंकि ये इससे और छोटा डाइजेस्ट मतलब और कोई कंपाउंड बनेगा नहीं डाइजेशन में. सो माल्टोज से बनेगा. याद रखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आईजे,
IJ स्टैंड्स फॉर इंटेस्टिनल जूस, तो ये इंटेस्टिनल जूस ने माल्टेज रिलीज किया है। तो जो भी डाइसैकेराइड्स है जैसे सुक्रोज, इसके ऊपर कौन काम करेगा, सुक्रेज, या हम इसे इन्वर्टेज भी बोलते हैं। तो ये वापस इंटेस्टिनल जूस से रिलीज होगा, तो ये बनेगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज, और फिर विलस इसे एब्जॉर्ब कर लेगा इन न्यूट्रिएंट्स को। देन लैक्टोज, हम दूध पीते हैं, दूध में भी शक्कर नेचुरल शुगर होती है, वो भी इंटेस्टिनल जूस से ही आता है, दैट इज लैक्टेज, ठीक है। तो दैट विल बी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो होता है, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है। सो दूसरे और भी जो कुछ लगेंगे वो जनरली हम खाते तो स्टार्च ही है, सो इसलिए वही एक कार्बोहाइड्रेट है जो अपना शरीर पचा लेगा, और उसी का एंजाइम अपने पास मौजूद है। सो दिस इज ऑल विद दी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जो तुम देख रहे हो अमाइलेज दोनों से आता है, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन। बाकी जो भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होगा, जो खाना खाने से 3-4 घंटे बाद जाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमें 3-4 घंटे बाद मिलेगी, ठीक है। अगर तुम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो 3-1 घंटे बाद तुम्हें उनसे ग्लूकोज वगैरह मिलेगा, जो शरीर फिर एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या एनर्जी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो होप सो कार्बोहाइड्रेट्स सबको समझा होगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन सबको समझा है। नेक्स्ट आते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कैसे होता है, क्योंकि मैं प्रोटीन्स लास्ट के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये सारा मेजर तामझाम वही है। नाउ अभी सबसे पहला काम देखो, माउथ में भी लिपिड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, स्टमक में भी नहीं हुआ था, यहां पे सबसे पहला काम करेगा बाइल, खास करके बाइल सॉल्ट्स। तो सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉर्कोलेट, ये दो उस बाइल में आने वाले सॉल्ट्स होते हैं जो इसे इमल्सिफाई करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन, तो तुम सबको पता है पानी में तेल डिसॉल्व नहीं होता, फैट्स मतलब ऑयल फैट्स वही है, तो अंदर जो है वो एक्वियस मीडियम है पूरा, उसमें फैट्स क्या मिक्स होते हैं क्या, नहीं, तुम्हें पता है ऑयल और वाटर डजंट मिक्स, बट बाइल सॉल्ट्स उसे क्या करते हैं, उसे इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में मतलब कोलॉइडल फॉर्म्स में वो डिवाइड कर देते हैं कि वो अब पानी में मिक्स हो जाता है। सो ये लिपिड को इमल्सिफाइड लिपिड्स में कन्वर्ट करेगा, और ये बहुत जरूरी है तभी जो लाइपेज नामक एंजाइम है, तो ये अब इमल्सिफाइड जो लिपिड है उसके ऊपर दोनों पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाज भी एक लाइपेज नामक एंजाइम बनाता है, और इवन द इंटेस्टिनल लाइपेज, दोनों लाइपेजेस इसके ऊपर काम करेंगे एंड ये इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू डाइग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड्स में। सो याद रखो लाइपेज तभी काम कर सकता है अगर फैट्स पानी में घुला हुआ हो, वो घोलने का काम ये बाइल करता है, तभी फैट्स पचते हैं। इसलिए देखो नोट करो, जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर्स हिदायत देते हैं कि तला हुआ या तेल कट तुपकट खाओ ना का, क्योंकि मैंने बताया था जब हम बीमार होते तो लीवर को डिफेंस वगैरह वगैरह में ज्यादा काम करना है। तुम अगर तली हुई चीजें खाओगे लिवर खाना पचाएगा या तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लीवर पे का लोड कम कर रहे हैं इफेक्टिवली, फिर लीवर क्या करेगा, बॉडी के दूसरे फंक्शंस अच्छे से हैंडल करेगा, बाइल का प्रोडक्शन का टेंशन नहीं लेगा, सो खाना भी इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो फैट्स वगैरह पचाने के लिए हमें बाइल चाहिए, सबसे मेन बात। अगर यही नहीं हुआ ना तो ये लाइपेज काम ही नहीं करेगा और आगे का कोई मतलब बनता नहीं है। सो सबसे मेन काम बाइल। अब भले बाइल में कोई एंजाइम नहीं है बट वो फैट डाइजेशन में मदद करता है, वो बहुत जरूरी है। एंड फिर ये जो डाइग्लिसराइड्स है, ये मोनोग्लिसराइड्स है, इसके ऊपर इंटेस्टाइन्स के कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो
फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। हाइड्रोलेज कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं जो उसे ब्रेक डाउन करेंगे इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फिर ये विलस में हमने पढ़ा था लैक्टियल्स, सबको याद होगा विलस जब हमने ड्रॉ किया था उसमें लैक्टियल्स ड्रॉ किए थे, ऐसा विलस ड्रॉ किया था। सेंटर में एक मैंने बताया था लिम्फ वेसल है और इसके आसपास कैपिलरीज होती है। तो ये जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये लैक्टियल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि फैट का जो है वो ये देखने वाले हैं। सबको समझा है लैक्टियल्स कैसे काम करेंगे एंड इस तरीके से फैट्स का भी डाइजेशन हो जाएगा। इस तरीके से फैट्स, तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं। कुछ स्टार्टिंग में पैनक्रिया और इंटेस्टिनल एंजाइम्स दोनों, फिर सिर्फ इंटेस्टिनल एंजाइम्स लगते हैं। यहाँ पे भी लिवर का बाइल काम आएगा, यहाँ पे इंटेस्टिनल लाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज काम आएगा, एंड में सिर्फ इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो डाइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा और फिर लैक्टियल्स उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाद में ब्लड स्ट्रीम में इसे डाल देंगे। समझ में आया? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ प्रोटीन्स आर गोइंग टू गेट डाइजेस्टेड। तो अब प्रोटीन्स का देखो कहानी क्या है। प्रोटीन डाइजेशन, अब थोड़ा पार्शियल प्रोटीन तो स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, बट एक चीज है, अब जो प्रोटीन वाले एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियास में के जो प्रोटीन एंजाइम्स है वो डीएक्टिवेटेड होते हैं। तो पैनक्रियास के 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिनोजेन। ना प्रॉब्लम है ट्रिप्सिनोजेन नाम में ही दिख रहा है कि ये इनएक्टिव है, ठीक है, दिस एंजाइम इज इनएक्टिव। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए वो एंटेरोकाइनेज हमने पढ़ा था ना, इंटेस्टाइन ने रिलीज किया है, तो ये इंटेस्टिनल एंजाइम है, ठीक है, याद रखो। एंटेरोकाइनेज हमने पढ़ा था डिओडिनम से रिलीज होता है, वो इस ट्रिप्सिन को चालू करेगा, मतलब एक्टिव फॉर्म इज नोन एज ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन पैनक्रियास के बाकी एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन नामक एक और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके ऊपर ट्रिप्सिन काम करता है, ट्रिप्सिन इसके ऊपर काम करेगा टू फॉर्म एक्टिव काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट, अब काम देखो, तो जो भी प्रोटीन्स होंगे, जो भी प्रोटीन्स अनडाइजेस्टेड बच गए होंगे, फिर जो प्रोटियोज है जो हमने पढ़ा स्टमक में हो जाते हैं डाइजेस्ट या बन जाते हैं, पेप्टोन्स है, ये जो बचे कुचे जो भी रेमिनेंट्स है, इनके ऊपर ट्रिप्सिन काम करता है टू मेक इट पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, इनको वो किस में कन्वर्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स। फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है, इनके ऊपर काम करेगा काइमोट्रिप्सिन, ये जो दूसरा एंजाइम हमने बाद में एक्टिवेट करवाया, और ये इसको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टाइड्स। एंड फाइनली ये जो डाइपेप्टाइड्स है, इनके ऊपर डाइपेप्टिडेज जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कहां से रिलीज होता है, इंटेस्टिनल जूस, सो दिस विल मेक दोज अल्फा अमीनो एसिड्स एंड फाइनली ये अल्फा अमीनो एसिड्स ब्लड में खींच लिए जाएंगे। सो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा, एंटेरोकाइनेज जो डिओडिनम ने रिलीज किया था वो उसे एक्टिवेट कर देगा टू ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम्स को चालू करता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन या पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है उसके ऊपर ट्रिप्सिन काम करेगा, और ट्रिप्सिन आता है पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन भी कहां से आता है, पैनक्रियाटिक जूस से। सो ये याद रखेंगे, तो पैनक्रियाटिक जूस से दोनों आए हैं, एंड इनका काम क्या है, पॉलीपेप्टाइड को डाई, एंड फिर डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में करने वाला इंटेस्टिनल जूस से डाइपेप्टिडेज रिलीज होगा। एक और चीज, हम जब खाना खाते हैं तो वो फूड में सेल्स होते हैं ना, तो उसमें डीएनए आरएनए भी होगा। सो जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, डीएनए आरएनए जो भी खाने में होंगे, इसके ऊपर न्यूक्लियस काम करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड, और ये कहां से आता है, पैनक्रियाटिक जूस से। फिर
न्यूक्लियोटाइड को कौन काम करता है, तो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज जो इंटेस्टिनल जूस रिलीज करेगा एंड ये उसको कन्वर्ट करेगा इनटू शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो ये सबको ये पहले न्यूक्लियोटाइडेज को तोड़ के न्यूक्लियोसाइड करेगा, सॉरी मिस्टेक। सो ये क्या करेगा, फॉस्फेट अलग करेगा और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड। फाइनली जो न्यूक्लियोसाइड है इसके ऊपर काम करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम है ये भी इंटेस्टिनल जूस नहीं बना है, अब बनेगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस सेपरेट होगा और फिर इन्हें खींच लिया जाएगा इनटू द विलस, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो होप सो सबको समझा है ये पूरा प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है यहाँ तक, एंड फिर जो डीएनए आरएनए होंगे सेल्स में उनको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करके उनके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्जन किए जाते हैं। तो याद रखना, दिस इज लेंथी है, लॉन्ग आंसर आता है कॉलेज एग्जाम्स में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो देखो मैंने स्पेसिफिकली बताया है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले कौन से लगते हैं, प्रोटीन्स को कौन से, फैट्स को कौन से और कैसे होते हैं। तो होप सो ये पूरा सीक्वेंस सबको अच्छे से समझा होगा। सो गाइज मिलते हैं आगे का जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर आगे एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन क्या है, ये मिलते हैं और देखते हैं हम अगले लेक्चर में। टिल देन गाइज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू लेटर।